S2 is equals to E. S3 is equals to L, then semicolon. S4 is equals to L, then S5 is equals to O. ठीक है, अब हमने क्या करा, ये एस स्ट्रिंग बनाई है जिसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं. अब हमने यहाँ से इसको जनरेट करा तो देखो क्या आ गया, मेरा हेलो जनरेट हो गया. अब जो ये हेलो जनरेट हुआ ये हमारा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में जनरेट हुआ है. तो ये हमने एक स्ट्रिंग जनरेट करी है हेलो बाय असाइनिंग द वेरिएबल. ठीक है, क्लियर है. अब हम इस स्ट्रिंग को रो फॉर्म में भी जनरेट कर सकते हैं और कॉलम फॉर्म में भी जनरेट कर सकते हैं. अब पहले हम देखेंगे रो फॉर्म में अगर हमको कोई स्ट्रिंग को जनरेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे. तो जैसे मैंने s इज इक्वल्स टू लिखा h e l l then o then square bracket close. तो ये जो हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो गई ये रो फॉर्म में हो गया. अगर मुझे इसको कॉलम फॉर्म में जनरेट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, हम सिंपल वही काम करेंगे, बस बीच में हम क्या लगा देंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे जो भी हमारे नंबर्स हैं. जैसे h देन सेमी कॉलन देन e सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर देन सेमी कॉलन देन l देन सेमी कॉलन. 1 second. Then L, then semicolon, then O, then close the bracket. जो भी हमारा जनरेट होगा ये हमारा कॉलम फॉर्म में आ जाएगा हेलो. तो यहाँ से आप देख रहे हो जो हमारा हेलो है वो किस फॉर्म में आ गया, कॉलम फॉर्म में. अब एक और तरीका भी है हमको स्ट्रिंग को लिखने का. अगर हम कुछ भी नंबर को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे ना तो जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो भी एक स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आएगा. जैसे मैंने हेलो को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा देन मैंने एंटर प्रेस किया तो ये जो मेरा आया है ये भी मेरा किस फॉर्म में आया है, स्ट्रिंग की फॉर्म में ही हेलो जनरेट हो गया. तो हमारे पास कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए. सबसे पहला मैंने असाइनिंग वेरिएबल से किया, देन रो फॉर्म में, देन कॉलम फॉर्म में एंड देन सिंगल कोटेशन मार्क में किसी भी नंबर को लिख दोगे, किसी भी अल्फाबेट को, किसी भी कैरेक्टर को, तो जो भी है हमारा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी. ठीक है, अगर मुझे कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है स्ट्रिंग के अंदर, कि जैसे मुझे देखना है कि पहले नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, दूसरे नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, तो हम क्या कमांड लगाएंगे. तो यहाँ से देखो हेलो का हमारा जो पहला एलिमेंट है ना वो एक्सेस हो गया. ठीक है, अगर मुझे इसका सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, कि मुझे देखना है कि इसके सेकंड या फिर थर्ड एलिमेंट पे कौन सा नंबर है, तो मैंने क्या करा, s ओपन ब्रैकेट 3 देन ब्रैकेट क्लोज. तो देखो थर्ड नंबर पे मेरा l था यहाँ पे, तो यहाँ क्या जनरेट हो गया, मेरा l आउटपुट आ गया. अगर मुझे इस स्ट्रिंग का, जो स्ट्रिंग मेरी रो फॉर्म में है, मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, तो हम क्या कमांड करेंगे, s के ऊपर डैश. तो ये देखो जो स्ट्रिंग मेरी रो फॉर्म में थी वो अब किस फॉर्म में आ गई है, कॉलम फॉर्म में. यहाँ तक क्लियर है सबको. यस. ठीक है, अगर हम ना कार को भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही जनरेट करें, हम कार को भी यूज कर सकते हैं. अब जैसे देखा जाए हमारे पास अगर मैंने 85 लिखा है यहाँ पे कोई नंबर, तो ये जो है ना ये मेरे को इसकी क्या दे देगा, 85 की एस्काई वैल्यू दे देगा. ठीक है, जैसे 85 पे u आता है तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, u आ गया. ठीक है, अगर मैंने इसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिख रही हूँ इसी नंबर को, जैसे 85 लिया मैंने,
यहाँ से क्या दे देगा, जो 85 नंबर है ना, ये नंबर को ही उठा लेगा एज ए करेक्टर। यहाँ पे ऊपर क्या किया इसने, 85 की स्काई वैल्यू दे दी, जो क्या थी हमारी कैपिटल यू। अब यहाँ पे अगर हम इसको इसी नंबर को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, तो ये क्या करेगा, हमारा 85 को एज ए करेक्टर को ही उठाएगा और वो एज ए करेक्टर ही हमारा आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो दो डिफरेंस हो गया हमारा सिंपल 85 के अंदर, और अगर हम सिंपल 85 को अगर हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखें तो। ठीक है, अब हम इंट 8 का भी यूज करते हैं। इंट 8 का भी हम यूज करते हैं किस तरीके से, न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखने के लिए और उसकी स्काई वैल्यू को लिखने के लिए। जैसे मैंने लिखा इंट 8 5, देखो इसने यहाँ पे 5 के मेरा क्या पकड़ा दिया, यहाँ पे इसने हमारा इंटीजर जो नंबर था वही दे दिया। अगर हम इसको उसके अंदर लिखेंगे तो इसने यहाँ पे क्या करा, 5 की क्या पकड़ा दी, उसकी स्काई वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या भी कर सकते हैं, अब हम जो भी हमारा कैरेक्टर है उसको हम स्काई वैल्यू के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो जो हमारी स्काई वैल्यूज है उसको हम एज ए कैरेक्टर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एस को स्ट्रिंग बनाई से HELLO। ठीक है, अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, स्काई वैल्यू। तो मैं क्या करूंगी, ए मैंने कोई नंबर बना दिया इंट 8 देन एस। यहाँ से देखो जो यहाँ पे मेरे पास हेलो है ना, एच की स्काई वैल्यू 104, स्मॉल ई की स्काई वैल्यू 101, तो यहाँ से हेलो की स्काई वैल्यू इसने हमारी ये दे दी। ठीक है, अब हम क्या भी यूज कर सकते हैं, एस प्रिंट एफ का भी यूज कर सकते हैं इंट 8 की बजाय स्काई वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, अब हम मैंने क्या किया, एस प्रिंट एफ का यूज किया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एस्पिरेंट एफ को यूज करें, इसने भी सेम स्काई वैल्यू दे दी, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई स्पेसिंग नहीं है। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ये पहला वाला जो नंबर है हमारे पास एच, इसकी स्काई वैल्यू क्या है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 104 थी, यहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे लिखे हुए आ रहे हैं, कोई स्पेसिंग नहीं है। अगर हमको इसी के अंदर स्पेसिंग बनानी है तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंट एफ देन परसेंटेज 5D। मतलब ये क्या करेगा, हमारा एक पर्टिकुलर स्पेसिंग को वो कर देगा, स्पेसिंग ले आएगा। अब यहाँ पे देखो स्पेसिंग आ गई। अब हमको डायरेक्ट पता लग रहा है कि एच की स्काई वैल्यू 104 है, ई की स्काई वैल्यू 101 है, एल की 108 एंड देन डबल 111। क्लियर है यहाँ से। अब हमको इसी स्काई वैल्यू को हमको दोबारा कैरेक्टर की फॉर्म में लिख के आना है। अब कैरेक्टर की फॉर्म में अगर हमको इसी स्काई वैल्यू को करना है तो हम क्या करेंगे, कार फंक्शन का यूज करेंगे। देन कार फंक्शन में हम क्या लगा देंगे, आंसर है ना हमारा लास्ट वाला स्काई वैल्यू, तो हमने इस पे कार लगा दिया। तो इसने क्या करा, इस पे हमने लगाया तो इसने 104 को एज ए कैरेक्टर ही उठा लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, दोबारा से इंट 8 जो भी हमारा एस था उस पे मैंने इंटीजर लगाया। यहाँ से देखो ये आ गया हमारा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से CHARANS, देखो ये जो मेरे नंबर थे स्काई वैल्यू के अंदर थे, अब मैंने कार फंक्शन लगाया तो जो ये आंसर है ना, इसको उसने किस में चेंज कर दिया, कैरेक्टर के अंदर। दोबारा हेलो की ये स्काई वैल्यूज थी, अब इसने इसको चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, हेलो कैरेक्टर के अंदर। क्लियर है यहाँ से। ठीक है, अब हम एक और तरीका भी है हमारे को किसी स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए, वो फंक्शन होता है STRCAT। ठीक है, ये फंक्शन होता है हमारा किसी भी स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि मैंने क्या किया, एक सेकंड रुको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्रिएट होगी, क्रिएट करना आ गया हर तरीके से। अब हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट भी कर सकते हैं। अब कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को हम कंबाइन करें एक बड़ी स्ट्रिंग बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग।
अब जो हम कॉन्केटिनेशन है वो हमारी हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है और वर्टिकली भी हो सकती है। ठीक है, अगर हमको हॉरिजॉन्टली कॉन्केटिनेट करना है तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, S1 इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा हाई, देन S2 इज इक्वल्स टू HELLO। ठीक है, अगर मुझे इसको रो फॉर्म में कॉन्केटिनेट करना है तो S इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट S1 S2 देन ब्रैकेट क्लोज। देखो हाई हेलो हमारा स्क्वायर कॉन्केटिनेट हो गया रो फॉर्म के अंदर, बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमारे पास कोई स्पेसिंग नहीं है। अब स्पेसिंग नहीं है तो मैंने क्या करा, मैंने S3 एक और बनाया और मैंने ना सिंगल कोटेशन मार्क के बाद एक स्पेस एंटर करा, देन मैंने हेलो लिखा। अब देखो ये हेलो जनरेट हुआ, उसके बाद अगर मुझे इसको कॉन्केटिनेट करना है S इज इक्वल्स टू S1 देन S3। यहाँ से देखो हाई और हेलो के अंदर क्या आ गया हमारे पास, पर्टिकुलर एक स्पेसिंग आ गई, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कि दो अलग अलग हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, अलग अलग हमारे पास ये नंबर्स हैं, सब कुछ है। ठीक है, अगर मुझे वर्टिकली कॉन्केटिनेट करना है तो वर्टिकली कॉन्केटिनेट करने के लिए वर्टिकली कॉन्केटिनेट करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, जो भी हमारी स्ट्रिंग का साइज है ना वो सेम होना पड़ेगा। जैसे हाई और हेलो, हाई में 3 डिजिट है तो उसका लेंथ 3 होगी, हेलो में 5 डिजिट है तो लेंथ कितनी होगी 5। तो अगर हमको उसको कॉन्केटिनेट करना है वर्टिकली तो मुझे साइज सेम लेना पड़ेगा। देखो जैसे अगर मैंने इसी को ही करके देखा वर्टिकली तो क्या करेंगे, S1 सेमी कॉलन S2। यहाँ से मेरे को एरर दिखा दिया, इसने एरर क्या दिखाया कि जो डायमेंशन है ना एरे की वो सेम नहीं है। तो मुझे दोनों के दोनों नंबर्स को क्या लेना पड़ेगा, सेम ही लेना पड़ेगा, मतलब सेम लेंथ का लेना पड़ेगा। तो मैंने S4 एक नया बना दिया बाय के नाम से। ठीक है, तो अब मैंने कॉन्केटिनेट करा इसको वर्टिकली, S1 सेमी कॉलन S4। तो देखो ये मेरा किस फॉर्म में आ गया, वर्टिकली फॉर्म में कॉन्केटिनेट होगी दो स्ट्रिंग हाई और बाय। ठीक है, तो स्ट्रिंग की लेंथ सेम होगी तो ही हम इसको वर्टिकली कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, नहीं तो ये एरर दिखा देगा। कई बार हो जाता है बट कई बार ये एरर दिखा देता है, कंपाइलर का डिफरेंस हो जाता है। कोई सुन भी रहा है? यस मैम। ठीक है, अब हम कार फंक्शन का यूज करके भी हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग स्ट्रिंग है मेरे पास, अलग अलग लेंथ की स्ट्रिंग है और मुझे उसको कॉन्केटिनेट करना है वर्टिकली, तो ऐसे तो हुआ नहीं, ऐसे तो सेम लेंथ का इसने कॉन्केटिनेट करा। अगर मुझे अलग अलग लेंथ को कॉन्केटिनेट करना है वर्टिकली तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, कार फंक्शन का। और इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हाई देन कोमा देन HELLO देन ब्रैकेट क्लोज। तो देखो इसने क्या करा, डिफरेंट लेंथ की स्ट्रिंग थी हमारे पास हाई और हेलो, इसने उसको कॉन्केटिनेट कर दिया किस फॉर्म में, वर्टिकली फॉर्म में। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हाई के साथ जो हमारे पास राइट में ना स्पेसिंग आ गया है, मतलब जितनी डिजिट्स नहीं है ना उतने डिजिट की हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पे स्पेसिंग आ जाती है। ठीक है, क्लियर है? अब कॉन्केटिनेट करने के लिए एक और उसका भी यूज होता है कमांड का, उसको हम बोलते हैं STRCAT। ठीक है, अब इस कमांड का यूज करके हम कॉन्केटिनेट करेंगे। जैसे मैंने करा S1 कोमा S2, देखो हाई हेलो आ गया। ठीक है, एक ये तरीका भी हमारे पास कॉन्केटिनेट करने का। और अगर मुझे इसी को वर्टिकली कॉन्केटिनेट करना है इसी टाइप के फंक्शन को यूज करके, तो हमारे पास क्या कमांड होती है, STRVCAT। S1 कोमा S2। तो देखो हाई हेलो मेरा किस फॉर्म में आ गया, वर्टिकली फॉर्म में आ गया। क्लियर है यहाँ से? अब मैंने क्या करी, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई S। हाई हाउ के नाम से बनाई। अब मुझे इसको कॉन्केटिनेट करा मैंने S1 S2 के साथ, तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे STRCAT S1 कोमा S2 कोमा S।
तो देखो ये क्या आ गया, हाय हेलो हाय हाउ, ठीक है, कॉन्कैटिनेट हो गए चारों के चारों वर्ड्स। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे इसके किसी भी कॉलम को एक्सेस करना है, जैसे किसी भी कॉलम को, रो को एक्सेस करना है, किसी भी कॉलम को एक्सेस करना है, किसी भी कॉलम के एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? देखो सबसे पहले तो मैंने एक बनाया, हाय हेलो, मेरा किस में बन गया? वर्टिकली फॉर्म में बन गया। अब देखो जैसे मुझे इसके फर्स्ट एस को करना है एक्सेस, किस एलिमेंट को एक्सेस करते हैं हम इसके? टू, एक सेकेंड, K1 इज इक्वल्स टू K, हाँ K का मुझे एक्सेस करना है, को किसको एक्सेस करना है? सेकंड रोज को और ऑल कॉलम्स को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इस जो हमारा K था इसकी इसने सेकंड रो तो उठा ली, और कॉलम कौन से उठाए हैं? सारे के सारे, सेकंड रो और सारे कॉलम को इसने एक्सेस कर लिया। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर मुझे इसी को ही रो में करना है, जैसे K2 मैंने बनाया, K2 इज इक्वल्स टू K, मतलब इसका मतलब क्या है? सारी की सारी मेरे को रोज लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है। देखो क्या आ जाएगा, सारी की सारी रोज आ गई, फर्स्ट और सेकंड दो रो, और कौन कौन से कॉलम आगे? सेकंड, मतलब आई और ई। क्लियर है यहाँ से सबको, यहाँ तक का काम? सुन भी रहा है कोई सा? यस मैं मैम। सारे रखे हो, फोन को साइड में। यस मैम, नहीं मैम क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अगर हमको किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी जैसे फाइंड करना है, कोई एलिमेंट फाइंड करने का तरीका बता दिया, ये तरीका से हम कोई भी रो को एक्सेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आती है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है? मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही रन कराना है, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही मुझे क्या कराना है? उस सेक्शन को कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलर सेक्शन ही रन हो किसी प्रोग्राम का। तो हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल स्टेटमेंट भी दो तरीके की होती है हमारे पास, एक होती है ब्रांचेस और एक होती है हमारे पास लूप्स। अब ठीक है, अब ब्रांचेस क्या होता है? ब्रांचेस क्या करता है? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है। और लूप आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी एक सेक्शन को बार बार रिपीट करता है जब तक उसका आंसर ट्रू होता रहता है। ठीक है, अब हमारे पास इसके लिए कुछ लॉजिकल डाटा टाइप्स होते हैं, कुछ डाटा टाइप्स को हम यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब हमारे पास वो डाटा टाइप्स होते हैं दो तरीके के। एक होता है लॉजिकल डाटा टाइप। लॉजिकल डाटा टाइप के अंदर जैसे क्या होती है? दो वैल्यूज देता है, एक तो ट्रू देता है और एक फॉल्स देता है। ठीक है, अब ये भी हमारे पास आगे फर्दर टाइप्स के होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर देखो, जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे लेस देन का निशान का ये सिंबल होता है, ग्रेटर देन का हमारे पास ये होता है, लेस देन इक्वल टू का ये होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू के ये सिंबल्स होते हैं, और डबल इक्वल टू का ये होता है, और ये होता है नॉट इक्वल टू का। ठीक है, ये हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर का हम यूज करके देखते हैं। जैसे मैंने ए को असाइन करा वैल्यू 2, ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या 2 मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है। तो मैंने क्या किया, 2 इज लेस देन इक्वल टू देन 5। अब देखो लॉजिकल स्टेटमेंट थी, ये चीज ट्रू है तो इसने मेरे को आउटपुट क्या दे दिया? 1 दे दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ लगाती 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये मेरे को आउटपुट क्या दे देता? 0, क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरी कैसी है? फॉल्स। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो या तो ये ट्रू आंसर देता है या फॉल्स देता है। अब ट्रू के लिए क्या देता है? ये 1 आंसर आउटपुट देता है, और फॉल्स के लिए क्या देता है? ये हमारा 0 देता है। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे डबल इक्वल टू भी हमने सिंबल देखा था इस पिक्चर के अंदर। अब डबल इक्वल टू का क्या मतलब है? इसका मतलब दोनों में डिफरेंस होता है। एक हमारा होता है सिंगल इक्वल टू, एक होता है डबल इक्वल टू। अब जैसे सिंगल इक्वल टू क्या करता है? हमारा किसी भी नंबर को वेरिएबल असाइन करता है। जैसे मैंने a इज इक्वल टू 2 दिया, तो a की इसने वैल्यू असाइन कर दी 2। अब मैंने क्या लिखा? 2 इक्वल इक्वल टू
5। तो इसमें इसने क्या दे दिया, ये अब कंपेयर करेगा कि क्या 2 और 5 मेरे इक्वल है। अब इक्वल नहीं होते तो इसने मेरा आउटपुट क्या दे दिया, 0। अगर मैं यही लूं 2 इक्वल इक्वल टू 2, अब दोनों सेम होते हैं तो इसने मेरा आउटपुट क्या दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्लियर है सारे के सारे, किसी में दिक्कत है? No, ma'am. ओके अब हम स्ट्रिंग के अंदर भी हम इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बनाया आई देन इक्वल टू देन बाय। अब दो स्ट्रिंग्स है मेरी, अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो क्या दे देगा, देखो अब H और B दोनों डिफरेंट है तो इसने आंसर क्या दे दिया, मेरे पास 0 दे दिया। अब यहाँ पे Y और Y दोनों सेम है तो आंसर आउटपुट दे दिया इसने 1। E और E सेम है तो आउटपुट क्या आ गया इसमें हमारा 1 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक सेकेंड, देखो जो ये ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, पहला ऑपरेटर है लॉजिकल नोट, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। ये होता है एंड, मतलब दो नंबर्स है हमारे पास, अगर दोनों के आउटपुट सेम आएंगे तो ही हमारा आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, अब ये थर्ड वाला होता है डबल एंड। ये क्या करेगा, दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। अगर दोनों कंडीशंस के अंदर, ये शॉर्टकट इवैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने दो कंडीशन ले ली, ए इज ग्रेटर देन बी और सी इज ग्रेटर देन डी, दोनों के बीच में मैंने डबल एंड लगा दिया। अगर पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स है ना तो ये सेकंड वाले को चेक ही नहीं करेगा, ये सीधा आउटपुट क्या दे देगा, मेरे पास 0 दे देगा। और सिंगल एंड क्या करता है, अगर दोनों स्टेटमेंट को पहले ये चेक करेगा और फिर ये हमारे पास आउटपुट देगा या तो 0 या फिर 1। ठीक है, ये आ गया लॉजिकली और देन लॉजिकली जोर, ये तो पढ़ ही रखे हैं सबने। ठीक है, अब हम करके देखते हैं कुछ लॉजिकली ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे मैंने क्या करा, ए को मैंने असाइन करा 2, बी को करा मैंने 4, देन सी को करा मैंने 0। ठीक है, अब मैंने ऑपरेटर क्या लगाया, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, फिर मैंने क्या लगाया, सिंगल एंड सिंगल एंड, बी इज ग्रेटर देन सी। तो देखो यहाँ पे इसने चेक करा कि ए क्या बी से बड़ा है, हमारा ए बी से बड़ा नहीं है तो इसने आंसर क्या दे दिया, 0 दे दिया। अगर हम यहाँ पे सिंगल एंड का ही यूज करते तो ये क्या करता, पहले वाली कंडीशन को चेक करता, फिर सेकंड वाली कंडीशन को चेक करता। अगर दोनों का आउटपुट हमारा 1 होता तो ही हमारा ये लॉजिकली आंसर कितना देता, 1 देता। यहाँ पे इसने पहली वाली कंडीशन को चेक करा, अगर पहली वाली ही फॉल्स हो रही है तो ये अगली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, सीधा आउटपुट क्या दे देगा, हमारे पास 0 दे देगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ हायरार्की भी होती है कि हम किस तरह, हमारे पास अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आ जाए, रिलेशनल ऑपरेटर भी आ जाए, लॉजिकल ऑपरेटर भी आ जाए, तो हम पहले किस ऑपरेटर को प्रोसीड करते हैं, तो वो आती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंट। तो वो क्या होती है हमारे पास, वो हम देखते हैं। जैसे ये आ गया ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंट, सबसे पहले वो पेरेंथेसिस को सॉल्व करेगा, देन एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेगा, देन लॉजिकली, देन मल्टीपल डिवीजन, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन रिलेशनल ऑपरेटर, देन लॉजिकली एंड, देन लॉजिकली और। ठीक है, ये हमेशा अगर हमारे पास सेम टाइप के ऑपरेटर्स है, जैसे रिलेशन में लेस देन बी है, ग्रेटर देन बी है, तो ये कहाँ से ऑपरेट करेगा, लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करेगा हमेशा। पहले लेफ्ट वाले पे जाएगा फिर राइट वाले पे जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और करके देखते हैं हम ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे मैंने दोबारा क्या करा, ए को असाइन कर दी कोई वैल्यू, ए इज इक्वल्स टू 20, b is equals to -4 and c is equals to 0 and d is equals to 1। ठीक है, ABCD की मैंने वैल्यू कर दी। अब मैंने क्या करा, मैंने a is greater than b and
C is greater than D। इसने मेरे को आंसर क्या दे दिया? 0। A B से बड़ा है, ट्रू है, बट C D से बड़ा नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है मेरा? दोनों का अगर आंसर ट्रू हो तो ही वो हमारे को आंसर देता है, अदरवाइज नहीं देता है। ठीक है, अब हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट के ऑपरेटर समझ में आ गए। अब कंट्रोल स्टेटमेंट भी कुछ होती हैं, जैसे कि एक होती है हमारे पास ब्रांचिंग की होती है, इफ एल्स वाली, एक होती है हमारे पास लूप वाली। ठीक है, अब लूप बताया था स्टार्टिंग में, लूप क्या करता है? एक ही कमांड को बार बार रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारा वो सेक्शन ट्रू हो रहा है। ठीक है, अब लूप भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है वाइल लूप और एक होता है फोर लूप। और वाइल लूप क्या करता है? ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट होता रहता है, मतलब हमको नहीं पता होता है ये कब तक रिपीट होएगा। ये तब तक रिपीट होएगा जब तक हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट फोर लूप क्या होता है? हमारे पास स्टार्टिंग में ही हमारे को पता होता है कि इतने टाइम तक ये हमारा लूप को रिपीट होएगा। ठीक है, अब इन दोनों के हम एग्जाम्पल्स करके देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। जैसे कि जो ये काम करेंगे हम, लूप वगैरह का प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होता है, इसको हम काम करेंगे न्यू स्क्रिप्ट बना के। एडिटर विंडो के अंदर हम ये काम करते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट करा i इज इक्वल्स टू 1, देन सेमीकोलन, देन वाइल का यूज कर रहे हैं हम, तो वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 5, देन i I is equals to I plus 1 and यहाँ से हमने लिख दिया, इसे क्या करेगा? I को मैंने पहले वैल्यू इंसर्ट कर दी 1, इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 1। जब तक I मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है तो मेरा I ही आंसर आता रहेगा। ठीक है, और I ही आंसर आता रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? ये I को हमारा इंक्रीज करेगा, I इज इक्वल टू I प्लस 1, और फिर हमारा लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको सेव करेंगे लूप के नाम से। ठीक है, देन हमने क्या करा? इसको रन करा के देखा, देखो या नीचे देखो, देखो आई की वैल्यू, ये एक सेकेंड, छोटी है विंडो, देखो 5 3 2 1, मतलब दिखाई दे रही है सबको। तो यहाँ से क्या हो गया? ये मेरा लूप जनरेट हो गया। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और करते हैं फॉर लूप का। ठीक है, फॉर लूप का हम क्या करते हैं? जैसे मैंने सबसे पहले क्या करा, एंड फैक्टोरियल मुझे किसी भी नंबर का कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इनपुट करेंगे सबसे पहले किसी भी नंबर को, तो कमांड यूज करेंगे इनपुट, देन इनपुट द नंबर। ठीक है, फिर हमने यूज करा ये, इसका मतलब है कि वो सेकंड लाइन में जो हम लिखेंगे वो हमारा नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा। देन क्लोज। ठीक है, फिर हमने क्या करा? इनिशियलाइज कर दिया फैक्ट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद फोर आई इज इक्वल्स टू 1 2। ठीक है, देन फैक्ट हमारा क्या कैलकुलेट करेगा? फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट स्टार आई। देन हम इसको एंड करेंगे। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 को तो हमको एंड भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा एरर दिखा देगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? एफ प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करेंगे? जो भी हमारा फैक्टोरियल है हमारा उसको कैलकुलेट कर देगा, तो हमको उसको क्या कराना है? प्रिंट कराना है। तो क्या प्रिंट करा देगा ये हमारा? फैक्टोरियल इज
है, ये हमारा हमने लिख दिया छोटा सा प्रोग्राम फैक्टोरियल निकालने का किसी भी नंबर के। सबसे पहले वैल्यू हमने असाइन करी 1, फिर ठीक है जब तक आई मेरा 1 से लेकर n तक जाएगा तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता रहेगा और फिर हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, फैक्टोरियल इज दिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, किस नाम से कर देते हैं, फैक्टोरियल के नाम से ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रन करा के देखेंगे। देखो नीचे आ गया मेरा फैक्टोरियल वाला। अब इसने कहा है कि इनपुट द नंबर। अब मैंने इनपुट करा किसी भी नंबर को, जैसे मुझे 4 का निकालना है, 4 का निकालना है जैसे, तो देखो 4 का इससे फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास 24। तो फैक्टोरियल क्या दे दिया इसने हमारे को, 24। तो यहाँ से हम फोर लूप का यूज करके बता दिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? अब प्रोग्राम्स आएंगे ना आप लोगों के, तो वहां पे इन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। चलेगी क्या सब? नो मैम। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? मैंने 4 का फैक्टोरियल निकाला और देखो क्या आंसर आ गया मेरा यहाँ से 24। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्रांचिंग का हम करते हैं कि ब्रांचिंग क्या होती है। अब ब्रांचिंग के अंदर क्या क्या आती है हमारे पास, इफ आती है, इफ एल्स वाली कंडीशन आती है, एल्स इफ वाली कंडीशन आती है, हम उसका यूज करते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखो ब्रांचिंग के अंदर ये हमारा क्या करता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही हमारा ये एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या यूज करी, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। इफ के अंदर हम क्या करते हैं, पहले इफ लिखते हैं, फिर हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो वो स्टेटमेंट रन हो जाती है, अदरवाइज वो कहाँ जाता है, हमारा एल्स वाले पोर्शन में जाता है। फिर एल्स के अंदर भी कुछ स्टेटमेंट्स होती है, फिर हमारी वो जो एल्स के अंदर अगर वो चीज फॉल्स आ रही है तो जो हमारी एल्स के अंदर स्टेटमेंट्स है ना वो रन होती है, और फिर क्या करते हैं हम उस स्टेटमेंट को एंड कर देते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी इफ एल्स वाली स्टेटमेंट। अब आती है इफ एल्स एल्स इफ वाली स्टेटमेंट। उसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने इफ में कोई स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, अगर वो चीज ट्रू है तो वो चीज रन हो जाएगी। फिर क्या करा मैंने, एल्स इफ में ये लिखी स्टेटमेंट, अगर वो चीज वहां से फॉल्स आ जाती है तो जो एल्स वाली स्टेटमेंट है वो उसमें चेक करेगा, अगर वो चीज ट्रू है तो वो उसको रन करेगा, नहीं तो दोबारा एल्स इफ वाली एक और स्टेटमेंट आ जाती है, अगर वो चीज ट्रू है तो वो उसको रन करेगा, नहीं तो अदरवाइज कहाँ चला जाएगा, वो एल्स के अंदर। ठीक है, देन हम क्या कर देंगे, उस प्रोग्राम को एंड कर देंगे। क्लियर है? स्टेटमेंट के बारे में इफ एल्स वाली पढ़ रखी होंगी पहले सबने। ठीक है, अब हम यहाँ से छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं कि अगर मुझे क्या करना है, परसेंटेज मार्क्स को देखना है। अगर मैंने क्या करा, अगर मेरे पास परसेंटेज 60 से ज्यादा है तो मेरी वो फर्स्ट डिवीजन दे देगा, अगर मेरी परसेंटेज 45 to 60 के अंदर है तो वो एक अलग आंसर दे देगा, सेकंड डिवीजन दे देगा। अगर परसेंटेज मेरी उससे कम है तो थर्ड डिवीजन दे देगा, अदरवाइज क्या दे देगा, वो हमारा फेल कंसीडर कर देगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, जो ये वाला प्रोग्राम है ये तुम हमारी दोनों कमांड्स को करा देगा, इफ एंड वाली भी करा देगा, इफ एल्स वाली, एल्स इफ वाली भी करा देगा। ठीक है, अब क्या करा मैंने, मार्क्स करा इनपुट, enter the percentage marks। If marks is greater than equal to 60, अगर मार्क्स मेरे 60 या 60% से ज्यादा है तो ये मेरा क्या दे देगा, तो ये क्या प्रिंट करवाना है हमको इससे, एफ प्रिंट एफ। क्या प्रिंट कराएंगे हम इससे कि हमारे पास क्या आ रही है, फर्स्ट डिवीजन आ रही है। ठीक है, अगर हमारे पास मार्क्स एल्स इफ में जाएगा, अगर हमारे पास मार्क्स 60 से ज्यादा तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, नहीं तो वो कहाँ पे चेक करेगा, एल्स इफ में जाके, नहीं तो हमारे पास क्या वो देगा, एल्स इफ में दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। दूसरी कंडीशन मैंने क्या लिख दी कि मेरे पास जो मार्क्स हैं
वो कैसे है, मोर देन इक्वल टू 45, 45 से तो ज्यादा है। एंड का यूज करेंगे। एंड का मतलब कि 45 से ज्यादा है पर 60 से कम है। अगर मैं खाली 45 से ज्यादा दूं तो 60 से ज्यादा वाले भी हमारे इसके अंदर आएंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगी फर्स्ट डिवीजन दे या सेकंड डिवीजन दे। तो इसलिए एंड ऑपरेटर का यूज करना यहाँ पे जरूरी है। तो फिर हमने क्या करा, एंड मार्क्स इज लेस देन 60, मतलब 45 और 60 के इंटरवल के बीच में है। तो ये मेरा क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ से मेरे को प्रिंट कराना है अब कि सेकंड डिवीजन। ठीक है, नहीं तो ये किसी, अगर ये चीज भी ट्रू नहीं होती तो ये दूसरी कंडीशन में चेक करेगा। अब दूसरी कंडीशन मैंने क्या लिख दी, एल्स इफ अगर मेरे पास मार्क्स 30% से ज्यादा है बट 45 से कम है, तो ये मेरे का क्या दे देगा, ये थर्ड डिवीजन प्रिंट कर देगा। तो मैंने लिखा मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड मार्क्स इज लेस देन 45। क्या प्रिंट कराना है हमारे को, थर्ड डिवीजन। अगर ये चीज भी ट्रू नहीं होती, हमारे पास लास्ट कंडीशन क्या बचती है, वो एल्स में जाएगा। मतलब ये अगर ये तीनों कंडीशन फेल हो जाती है तो हमारा वो क्या कंसीडर कर देगा कि जो वो बच्चा वो क्या है, फेल हो गया। तो यहाँ से हमने लिख दिया एल्स एफ प्रिंट एफ। क्या प्रिंट कराएंगे हम कि वो जिसका भी रिजल्ट है वो क्या हो गया है, फेल हो गया। ठीक है, अब हमने स्टार्ट किया था ब्रांचिंग, तो इसको मुझे एंड भी करना पड़ेगा, तो मैंने क्या लिख दिया, एंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। परसेंटेज के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, अब नीचे देखो बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ है एंटर द परसेंटेज मार्क्स। अब मैंने परसेंटेज मार्क्स क्या डाल दी, मैंने डाल दी 47%। यहाँ नहीं, सॉरी, नीचे डालेगा कमांड विंडो के अंदर आपकी 47। अब देखो 47% मेरी कौन सी वाली कंडीशन के अंदर लाई करी, सेकंड डिवीजन के अंदर। तो इसने मेरे को आउटपुट क्या दे दिया, सेकंड डिवीजन। क्लियर है, यहाँ से ब्रांचिंग क्लियर होगी, इफ एल्स वाली कंडीशन क्लियर होगी, इफ एल्स एल्स इफ वाली कंडीशन क्लियर होगी। यस मैम। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट कंडीशन बचती है नेस्टेड इफ वाली। इसका मतलब क्या होता है कि हम इफ स्टेटमेंट को बार बार यूज करते हैं इफ के अंदर अंदर ही। एल्स इफ का नहीं यूज करेंगे, हम इफ का ही यूज करेंगे कि अगर इफ ये कंडीशन ट्रू है तो वो रन करेगी, नहीं तो दूसरी कंडीशन रन करेगी, नहीं तो उसके अंदर ही दूसरी कंडीशन रन करेगी। ठीक है, तो अब हम उसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने इसी जो मैंने अभी बनाया था ना प्रोग्राम, इसी के अंदर ही मैंने नेस्टेड इफ वाली कंडीशन को यूज करा। तो क्या करा, मार्क्स इज इक्वल्स टू इनपुट जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे आप उसको इसी विंडो के अंदर लिखोगे, एडिटर विंडो के अंदर, कमांड विंडो में नहीं होएगा। ठीक है, अब मैंने पहले तो इफ की कंडीशन ही लगेगी, नेस्टेड इफ के अंदर पहले तो इफ तो लगेगा ही कि अगर मेरे पास मार्क्स कैसे हैं 60% से ज्यादा है, तो मैंने कंडीशन लगाई इफ marks is greater than equal to 60। if marks is greater than equal to 60, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, f प्रिंट f
फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, नहीं तो अब हम क्या यूज करेंगे, हम किस में जाएंगे, अब एल्स कंडीशन पे जाएंगे कि अदरवाइज क्या करेगा, एल्स पे गए। अदरवाइज अब हमने एल्स के अंदर ही फर्दर कंडीशंस लिख दी, इफ के अंदर ही। अदरवाइज ये एल्स में इस पे चेक, एल्स वाली कंडीशन के अंदर जाएगा। अगर पहले वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो अब एल्स के अंदर हम तीन कंडीशंस बनाएंगे कि अगर एल्स के अंदर ये ट्रू हो रही है तो वो रन होगा, नहीं तो दूसरे वाला रन होगा, नहीं तो तीसरे वाला रन होगा। तो मैंने एल्स के अंदर लिखा if marks is greater than equal to 45% and it is less than equal to 60, it is less than 60। ठीक है, अब इफ के अंदर देखो राइट के अंदर आया जा रहा है हमारा, अब हम जो भी इफ के अंदर लिखेंगे वो हमारा राइट साइड में आएगा। तो हमने क्या करा, एफ प्रिंट एफ, हम क्या प्रिंट करा देंगे, हमारे पास कैसी डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है। ठीक है, नहीं तो ये फिर एक किसी और कंडीशन में चेक करेगा। फिर हमने इसके अंदर एक और इफ लगाया। ठीक है, अब हम एल्स इफ नहीं लगा रहे, एल्स के अंदर इफ लगा रहे हैं, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। इफ मार्क्स मेरे कैसे हैं, मोर देन इक्वल टू 30, if marks is more than equal to 30 and marks is less than 45, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, थर्ड डिवीजन। एफ प्रिंट एफ इज इक्वल्स टू अदरवाइज, एल्स क्या दे देगा ये हमारा कि फेल हो रहा है वो, एफ प्रिंट एफ हमने इफ कितनी बार स्टार्ट करा, 3 बार करा, तो मुझे इसको एंड भी कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। तो अगर मैंने पहला एंड दबाया तो ये वाला इफ है ना, ये वाला एंड हुआ, देन सेकंड एंड, अब ये वाला इफ एंड होगा। अब मुझे एक बार और एंड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 3 इफ स्टार्ट करे, जितनी बार भी हम स्टार्ट करेंगे मुझे उतनी बार ही इसको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। नेस्टेड इफ के नाम से मैंने ये सेव कर दी। ठीक है, अब हम क्या करके देखते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। देखो अब नीचे क्या आ गया, बॉटम के अंदर एंटर द परसेंटेज मार्क्स। अब कौन सी परसेंटेज एंटर करके देखते हैं, हम क्या करके देखते हैं, 37%। इसके अंदर नहीं, नीचे यहाँ पे कमांड विंडो में करेंगे 37। क्या दिखा दिया इसने हमारा, एक सेकंड, शायद ऊपर होगी तो इसने मुझे फेल दिखा दिया था। दोबारा रन करके देखते हैं। तो 37% मैंने एंटर करा। 37% मेरा किसके अंदर आ रहा है, थर्ड डिवीजन के अंदर। तो इसने क्या शो कर दिया कि थर्ड डिवीजन है। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ जी बोलो, किसको इश्यू है? क्लियर है मैम। ये अंजू राव का हैंड रेज हो रखा है, बताओ कोई इश्यू है?
दो चार जने ही सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं? सुन रहे हैं मैम। बताएगा कोई सा क्या क्या करा हमने? आकाश? मैम स्ट्रिंग्स किया है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन किया है, इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स की है, लूप की है। सारी क्लियर है? बाकी और कोई नहीं सुन रहा शिवांगी के अलावा? यस मैम। शिवांगी, पूजा, और कोई? या सारे के सारे अपना ऑन करके साइड में रख के बैठे हुए हैं? सुन रहे हैं मैम। सुन रहे हैं मैम। सुन रहे हो? लड़कियों की ही आवाज आ रही है, एक लड़का आया बस। आकाश, अंजलि, अंजू, अंकित, अंकुर, अंतिम, कहाँ हो सब? यस मैम, सुन रहे हैं। यस मैम। सुन रहे हैं मैम। ये है यहाँ तक का काम किसी को? पहले वाले काम में कोई प्रॉब्लम हो तो? नो मैम। सेल एरे हो गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो गए, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होगी हमारी। अब बताओ